वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो भाई सभी? मैं भी अच्छी हूँ नीरू, आप बताओ। रविकांत जी मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? अनुराधा मैं बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर, अभी हमारी वैसे भी लास्ट कुछ दिनों से मैथ्स की क्लास नहीं लग रही थी, क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आज का जो सेशन रहेगा वो 12 बजे तक रहेगा, ठीक है? मेरी कोशिश ये है कि नहीं नीरू, इससे पहले मतलब 2-3 दिन से लेक्चर नहीं ले पा रही थी मैं, ठीक है? आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आज 2 घंटे का सेशन रहेगा, तो कोई भी स्टूडेंट ये मत बोलना कि बस करो जी हम थक गए, ठीक है? क्योंकि 2-3 दिन रेस्ट किया ना आप लोगों ने ऑलरेडी। और मुझे मंडे से पहले यानी कि आज हो पाए तो कल भी मैं क्लास ले सकती हूँ, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है? इन केस अगर आज टॉपिक खत्म नहीं होता तो अभी हमारे काफ़ी सारे टाइप पेंडिंग है। परसेंटेज का एक प्रॉपर पोर्शन आता है, वेन डायग्राम, वो मैं एक अलग से क्लास लूँगी, उसमें करवाऊँगी। उसमें एसएससी, बैंकिंग, कैट, मैट, जैट जितना भी लेवल रहेगा उसके आपको वेन डायग्राम के क्वेश्चंस मैं बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं और आप लोगों को कन्फ्यूज़न भी रहता है। क्वेश्चन कौन से मैं एक बार बता देती हूँ। क्वेश्चन है आपके, जैसे बोलता है कि 55% बच्चे आपके मैथ्स में फेल हो गए और 15% बच्चे आपके इंग्लिश में पास हो गए, दोनों सब्जेक्ट में मिलकर इतने परसेंट फेल हैं, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है? उन सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगी, लेकिन वो एक अलग से क्लास लूंगी। अगर मैं आपको कहूं कि आज हो जाएंगे वो क्वेश्चन या कल हो जाएंगे, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। उससे पहले मुझे कुछ ऐसे टाइप डिस्कस करने हैं जो हर पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है? तो लास्ट सेशन में कुछ क्वेश्चंस दे के गई थी मैं, एक ही क्वेश्चन दिया था। भाविका नहीं, टिग्नोमेट्री को आज कंटिन्यू नहीं करूंगी, मैं परसेंटेज फिनिश करवाऊंगी आज, ठीक है? मैं परसेंटेज फिनिश करवाने की मेरी पूरी पूरी कोशिश है कि आपको परसेंटेज फिनिश करवा दिया जाए, ठीक है? और जो मंडे से सेशन रहेगा, मंडे से जो मैं क्लास लूंगी वो HCF LCM की लूंगी। और उसके बाद, उससे पहले मतलब आज या कल में आपकी जितनी परसेंटेज की क्लासेस हो चुकी हैं, वो सारी क्लासेस जो बच्चे ऐप पर जुड़ चुके हैं, जिन्हें ऐड कर दिया गया है, उनके पास वो लेक्चर प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है? सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। इनकेस किसी भी स्टूडेंट की कोई भी क्लास स्किप हुई है तो वो स्टूडेंट वहां से वो क्लास को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है? राहुल जी, राहुल आपकी काफ़ी सारी क्लासेस स्किप हो गई थी, आप बीमार थे, ठीक है? तो आपको भी ऐप में ऐड कर लिया गया है। तो जितनी भी क्लासेस आपकी छूट चुकी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ऐप में जुड़ चुके हैं लेकिन वो परसेंटेज वाली क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो वो कंटिन्यू कर ले, क्योंकि ठीक HCF LCM खत्म होने के बाद, ठीक है, HCF LCM खत्म होने के बाद मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को कंटिन्यू करूंगी। और कंपाउंड इंटरेस्ट को कंटिन्यू करने के बाद, कंपाउंड इंटरेस्ट को कंटिन्यू करने से पहले आपको परसेंटेज की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए आपको वो सारे टॉपिक्स वहाँ मिल जाएंगे। इसीलिए मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको परसेंटेज पहले ख़त्म करवा दूँ। समीरा आपको आज ऐड कर दिया जाएगा। कल कुछ स्टूडेंट के पास कॉल्स गई थी जिनको प्रॉपर ग्रुप में उसमें ऐड कर दिया गया है। आज जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी कॉल्स आएंगी, उनसे जो भी डिटेल लेनी होगी वो डिटेल ली जाएगी और उसके बाद आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है जी? अब बातें नहीं करते, हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? चलो, ये क्वेश्चन देके गई थी मैं आपको। बैच कोड नहीं चाहिए आपको, बैच कोड नहीं चाहिए। साहिल, आपके जितने भी लेक्चर्स में आपको ऐड किया गया है वो सारे लेक्चर आपके यूजफुल हैं। मैं जानती हूँ वहाँ आपको मैथ्स के 2 बैच नज़र आ रहे होंगे, ठीक है? दोनों एसएससी के ही बैच नज़र आ रहे होंगे, एसएससी के नाम से ही। तो मैं आपको बता दूं, उनमें से एक बैच पीयूष सर का है और एक बैच मैं खुद लूँगी,
ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, आप वो लेक्चर्स लगाओ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो आपका मन करे आप वो करो। ठीक है अनिल जी, जरूर कर लेंगे आपको भी ऐड। तो चलिए, ये क्वेश्चन देके गई थी मैं लास्ट सेशन में, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। क्या आया आंसर बताओ। हेलो, हाँ जी मैम। चलो जी, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मंजू ने आंसर किया है, बहुत बढ़िया मंजू। क्वेश्चन देखो क्या है, किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है, उसमें 4/9 भाग क्या है, पुरुष है। चलो देखो क्या कह रहा है, 4/9 देम आर मेल्स। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, 4/9 क्या है भाई, पुरुष है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये तो टोटल होता है। तो मैं अगर ये मान लूं कि टोटल जनसंख्या, जो टोटल पॉपुलेशन है, अगर ये 9 है तो उसमें से 4 जो हैं वो मेल है। क्या मैं ऐसा कह सकती हूं? यस। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि अगर टोटल जनसंख्या 9 है तो उसमें से 4 भाग पुरुष हैं? क्या इसमें में किसी को डाउट है? ये चीज क्लियर है सबको? कह रहा है तथा अन्य महिलाएं हैं। कहने का मतलब यह, अगर 4 पुरुष हैं, 9 में से 4 पुरुष हैं, ये मेल हैं, तो फीमेल कितनी है भाई? 5 होंगी। फीमेल कितनी है? 5 होंगी। इतनी बात सबको क्लियर है? क्या कह रहा है, 50% पुरुष विवाहित है। ध्यान से सुनना, क्या कहा जा रहा है कि 50% पुरुष विवाहित हैं। जितने भी पुरुष हैं उसका 50%, भाई 50% कितना होगा? 2। 50% कितना होगा? 2। एक गांव है उसमें 2 जो क्या है, एक नगर है उसमें जो 2 पुरुष हैं वो क्या है, विवाहित हैं। अब नेचुरल सी बात, अगर 2 पुरुष विवाहित हैं तो 2 महिलाएं भी विवाहित होंगी या नहीं होंगी? अगर 2 पुरुष विवाहित हैं तो क्या 2 महिलाएं भी विवाहित होंगी? यस और नो? क्या इसमें किसी को डाउट है? क्या कह रहा है, किसी नगर की जनसंख्या जो है वो 1,89,000 है, जिसमें से 4/9 भाग पुरुष है। इतनी बात तो सबको क्लियर है। मैंने बोला कि अगर टोटल जनसंख्या 9 है तो 4 भाग पुरुष है, हम ऐसा मान के चल सकते हैं। बाकी के 5 भाग क्या है, महिलाएं हैं। अनुराधा 50% तो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो। 50% पुरुष विवाहित हैं, ऐसा लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। और 4 का 50%, 4 का 50%, कैलकुलेट करो। 50% का मतलब आधा ही तो होता है। यानी अगर टोटल 4 है, 50% मैरिड है तो 50% अनमैरिड होंगे, यानी कि 2 क्या है, मैरिड है। इतनी बात समझ आ गई? अगर 2 पुरुष विवाहित है तो साथ ही साथ 2 महिलाएं भी विवाहित होंगी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये क्या है, मैरिड है, विवाहित हैं। इतनी बात समझ आ गई? पहला पार्ट पढ़ो, कितने प्रतिशत विवाहित जनसंख्या है? कितने प्रतिशत विवाहित जनसंख्या है भाई? 2 पुरुष विवाहित है, 2 महिलाएं विवाहित है, कुल मिलाकर 4% विवाहित है पूरी जनसंख्या में से। 4% क्या है, विवाहित है पूरी जनसंख्या में से। और पूरी जनसंख्या कितनी है, 9 गुना 100। तो पहला आंसर तो आएगा 44 सही 4/9%। 44 सही 4/9%। जी बिल्कुल बता देती हूं, बिल्कुल हरविंदर बता रही हूं। देखो ये एक नगर है, ठीक है, ये एक नगर है, ध्यान से सुनना। इसमें टोटल 9 लोग रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9% रहते हैं। इसमें से 4 पुरुष हैं भाई, इधर वाले मेल हैं और इधर वाली फीमेल है। बाकी हुई बच्ची क्या है, फीमेल है। कहा जा रहा है कि जितने मेल है ना उसका 50% मेल मैरिड है।
क्या कहा जा रहा है हरविंदर, जितने भी मेल हैं उसका 50% जो मेल हैं वो मैरिड है। मैं ऐसे कर देती हूँ कि ये जो है ये अनमैरिड हैं और ये जो है ये मैरिड हैं। समझ आया भैया? अब एक पुरुष किसके साथ विवाहित होगा? महिला के साथ ही तो विवाहित होगा। दूसरा पुरुष किसके साथ विवाहित होगा? महिला के साथ ही विवाहित होगा। अगर दो पुरुष विवाहित हैं तो दो महिलाएं भी विवाहित होंगी। अगर इस क्वेश्चन में कहा जाता कि जितने पुरुष विवाहित हैं उतनी महिलाएं विवाहित नहीं है तो फिर हम कुछ और सोचते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दिया गया था। सीधा बोल दिया गया 50% पुरुष विवाहित हैं। कॉमन सेंस है, जितने पुरुष विवाहित होंगे उतनी महिलाएं भी विवाहित होंगी, है ना? क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो टोटल जनसंख्या में से कितने लोग मैरिड हो गए भाई? 4 लोग मैरिड हो गए। कितने में से? 9 में से गुना 100। तो पहले का आंसर तो हमने बोल दिया 44 सही 4/9%। दूसरे में देखो क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं? आप ये बता दो कितने परसेंट सिर्फ महिलाएं विवाहित हैं। तो मुझे बताओ कि महिलाएं कितनी विवाहित हैं? सिर्फ 2। कितने में से? महिलाएं तो टोटल 5 है, गुना 100 कट करोगे वैल्यू आ जाएगी 40%। समझ आ गया होगा सबको? कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी? कृष्ण क्या नहीं समझ आया? कृष्ण क्या नहीं समझ आया आपको? मैंने बोला एक नगर है उसमें टोटल, अच्छा आपने क्लास अब शुरू की है, कोई बात नहीं कृष्ण, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ और आज मैं क्लासेस आपको डाल दूंगी वहां पर बैच में, ठीक है? मे बी कृष्ण आपको ऐड कर दिया गया है, मैंने शायद कल ही आपको ऐड किया है, तो एक बार देख लेना। देखो जरा, टोटल 9 पर्सन है, टोटल 9 पर्सन है, 4 जो है पुरुष हैं, बाकी की 5 महिलाएं हैं। कह रहा है 50% पुरुष विवाहित हैं, यानी कि 2 पुरुष विवाहित हैं और 2 जो हैं वो अविवाहित हैं। इतनी बात समझ आ गई भाई? 2 पुरुष विवाहित है, 2 महिलाओं के साथ ही विवाहित होंगे। 2 पुरुष जो विवाहित हैं वो 2 महिलाओं के साथ विवाहित होंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो टोटल जनसंख्या में 4 लोग विवाहित हैं, 9 में से गुना 100 किया तो ये आंसर आ गया। अगले में कह रहा है कि कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित है? सिर्फ महिलाएं बताओ। महिलाएं 2 विवाहित है, कितने में से विवाहित है? महिलाओं में से ही, तो उसे कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आएगा। हाँ बिल्कुल रविकांत जी, आपको भी मैंने ऐड कर दिया है कल। अनिल, जो फीमेल्स हैं वो टोटल पॉपुलेशन में से इसलिए कैलकुलेट नहीं की क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि महिलाएं टोटल जनसंख्या की कितने प्रतिशत विवाहित है, इसने ऐसा नहीं कहा। इसने सीधा पूछा प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात कीजिए, यानी कि सिर्फ महिलाएं ही बतानी है और कुछ नहीं बताना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 77, बिल्कुल सेकंड का जो आंसर है वो 40% है। चलो क्वेश्चन नंबर 77 ट्राई करिए। गुड मॉर्निंग गुरलीन। कराऊंगी नीरू, 76 भी कराऊंगी, पहले 77 तो करो। उसका एक टाइप समझाना है वो भी करवाऊंगी, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 77 करो पहले, फिर 76 करेंगे। और आज 100 प्लस, मतलब यहाँ 77 चल रहा है अभी, कोशिश करूंगी कि 100 प्लस क्वेश्चन हम कर लें आज, ठीक है? 75 से स्टार्ट किया हमने, ठीक है? करो, यानी कि 25 से 30 क्वेश्चन लगभग हो जाने चाहिए आज। बहुत सारी टाइप करेंगे हम इसमें। परवीन जी जय श्री कृष्णा।
और जिन बच्चों को बैचेस में ऐड कर दिया गया है वो कंफ्यूज मत होना, वहां आपको मैथ्स के 2 बैच नजर आ रहे हैं, एक पीयूष सर का बैच है और एक मैं लूंगी वो बैच, ठीक है। आपको जो लेक्चर ठीक लगे, जैसा आपको करना चाहते हो उस तरीके से आप लेक्चर को अटेंड करना, ठीक है। लेकिन जो भी करना बखूबी अच्छे से करना। 460 मिनट, रविकांत जी कैलकुलेशन मिस्टेक है, 450 मिनट आने चाहिए आंसर। जी हरविंदर, बिल्कुल ठीक है कृष्ण जी, फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करो। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है। एक व्यक्ति है 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% स्थान खाली छोड़ता है। बस यहीं तक पढ़ो पहले क्वेश्चन, ध्यान से सुनो दोबारा मैंने क्या बोला है। एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है, यानी कि वो 20 लाइनों को टाइप करता है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% स्थान खाली छोड़ता है। सिर्फ इतनी लाइन को सॉल्व कर लो, आपका आगे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है कृष्ण, लेकिन हमें हैप्चुअल नहीं होना चाहिए किसी के, ठीक है। हो सकता है सामने वाला मुझसे बेटर समझा रहा हो आपको, ऐसा भी तो हो सकता है ना, लेकिन हैप्चुअल मत हो किसी के भी। चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 10 मिनट में, हर एक 10 मिनट में 20 लाइनें टाइप करता है, ऐसा एग्जामिनर कह रहा है कि हर एक 10 मिनट के अंदर 20 लाइन टाइप की जाती हैं, लेकिन हर एक लाइन में 8% स्थान खाली छोड़ा जाता है। मुझे ये बताओ, अगर एक लाइन में, कोई भी एक लाइन है, जैसे मैंने यहां पर एक लाइन लिखनी है, उस लाइन की कैपेसिटी पूरी 100% होगी या नहीं होगी? मुझे इतनी बात बता दो कि मुझे एक लाइन टाइप करनी है, पूरी लाइन, चाहे जितनी मर्जी हो, वो अपनी कैपेसिटी का पूरा 100% होगी या नहीं होगी? होगी, ठीक है। अगर मैं इसमें से 8% स्थान खाली छोड़ दूं तो कितने परसेंट स्थान बचेगा भाई? नेचुरल सी बात है, 92% स्थान बचेगा या नहीं? लेकिन आपको पता है हम तो हर चीज को यूनिट में मान के चलते हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि यहाँ पर 100 यूनिट जो है, वो लाइन का जो कैपेसिटी है वो 100 यूनिट है, उसमें से 8 यूनिट मैंने स्थान खाली छोड़ दिया, तो कितने यूनिट मैं टाइप कर सकती हूँ भाई? सिर्फ 92 यूनिट टाइप कर सकती हूँ, इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो मैं ये कह सकती हूँ कि 10 मिनट में 20 लाइन टाइप होती हैं, लेकिन होती हैं सिर्फ 92%, जो लाइन की जो कैपेसिटी है ना, उसका सिर्फ 92% ही उसको टाइप किया जाता है, 8% वहां से स्थान खाली छोड़ दिया जाता है। अगर 10 मिनट में ऐसा होता है तो हर एक मिनट में कितना होगा? 20 गुना 92% बटे 10, यानी कि 2 गुना 92% पर मिनट की कैपेसिटी आएगी। कोई दिक्कत है तो बता दो। हर एक मिनट में, यानी प्रति मिनट यही काम चलता है, प्रति मिनट में इतनी चीजें टाइप कर सकता है, ऐसा यहां पर पता लग रहा है। इतने में किसी को दिक्कत है या नहीं है? इतने में किसी को दिक्कत है? क्लियर है? अब अगली लाइन पढ़ो, क्या कह रहा है। 40 लाइनों वाले, 40 पंक्तियों वाले ऐसे 23 पेजों को टाइप करने में कितना टाइम लगेगा? चलो, 40 पेज वाले, 40 लाइनों वाले ऐसे 23 पेज हैं, 40 लाइनों वाले ऐसे 23 पेज हैं, इन्हें टाइप करने में कितना समय लगेगा अगर वो पहले से 25% ज्यादा स्थान छोड़े? देखो, पहले कितना स्थान छोड़ रहा था भाई? 8। अब 8 का 25%, 8 का 25% कितना होगा भाई? 2। यानी पहले तो 8 स्थान छोड़ता था, अब 2 ज्यादा छोड़ने लग गया, तो टोटल कितना स्थान छोड़ने लग गया भाई? 10%। इतने में किसी को दिक्कत हो तो बता दो।
40 पेज वाले 40 लाइनों वाले 23 पेज टाइप करने हैं, लेकिन अब पहले से 25% ज्यादा स्थान खाली छोड़ रहा है, तो 8 का 25% 2, पहले 8% स्थान ज्यादा खाली छोड़ता था, आज 2% ज्यादा छोड़ रहा है, यानी कि कुल मिलाकर 10% ज्यादा स्थान खाली छोड़ा जा रहा है। 40 लाइनों वाले 23 पेज टाइप करने हैं, लेकिन अब करने हैं सिर्फ 90% की कैपेसिटी में। करने हैं कितने में? 90% की कैपेसिटी में, लेकिन हर एक मिनट की कैपेसिटी है 2 गुना 92%। परसेंट से परसेंट तो कट ही रहा है। अब इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाना है। 23 चौके 92, यहाँ आया 10, इसको काटोगे आया 5, 5 गुना 90 45, 450 मिनट। 450 मिनट कुछ नहीं है, लैंग्वेज का हेर फेर है, घुमा रखा है आपको लैंग्वेज के अंदर ही। देखो कुछ पूछना है पूछो। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो अब करो क्वेश्चन नंबर 76। अब करना क्वेश्चन नंबर 76। मुझे उम्मीद है कि यहां तक किसी को समस्या नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा। कृष्ण 2 कैसे आया मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कृष्ण। सिर्फ ये देखो, अगर 10 मिनट में 20 लाइनें टाइप होंगी तो हर एक मिनट में कितने लाइनें टाइप कर सकते हो आप? 2 लाइनें। लेकिन करनी है आपको 92% की कैपेसिटी के साथ। ये हर एक मिनट का डेटा यहां लिखा, तभी तो मिनट्स में आंसर आया, तभी तो मिनट्स में आंसर आया। अगर हर 10 मिनट में 20 लाइनें टाइप करते हो तो हर एक मिनट में 2 लाइनें टाइप करोगे, है ना? टाइम ही पूछा था, इसलिए मैंने इस वैल्यू को नीचे रखा है। रब कर दूं? चलिए क्वेश्चन नंबर 76 ट्राई करो जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए तो आदमियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि काम पहले निर्धारित समय में ही पूरा किया जाए तथा नए मजदूर की कार्य क्षमता पुराने वाले से 25% अधिक है? तो बताइए, ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, सोचकर समझकर करने वाला क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दे दो, अगर नहीं हो रहा तो मुझे बताओ, मैं करवा रही हूं क्वेश्चन को। नहीं रविकांत जी, गलत है आपका आंसर, आंसर गलत है। और ये क्वेश्चन लगभग 2 बार मिला है पेपर में। 40%। साहिल बहुत बढ़िया, ठीक है करवा रही हूं। चलो सुनो, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आराम से, ध्यान से, तसल्ली से समझ के चलना, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? ध्यान से एक एक बात को समझेंगे। पहले क्या कह रहा है? एक फैक्ट्री है, किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा जो है ना वो 50% बढ़ जाती है। चलो टोटल वर्क की बात कर लेती हूं मैं सीधा, कि काम की जो काम है ना वो मेरा 50% बढ़ रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा पहले 100 यूनिट काम था तो आज 150 यूनिट काम हो गया, तो कोई दिक्कत है किसी को? अगर मैं पहले 100 यूनिट काम करती थी, आज काम 50% बढ़ चुका है, तो क्या काम 150 यूनिट हो जाएगा? इसमें किसी को कोई समस्या है? अगर इसमें किसी को कोई समस्या है तो बता दो। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब क्या कह रहा है
कि लास्ट लाइन पे आ जाओ फटाफट, कि नए मजदूर की जो कार्य क्षमता है ना वो पुराने वाले से 25% ज्यादा है। चलो यहां पर मैं रखती हूं पुराने वाला मजदूर और यहां पर रखते हैं हम नए वाला मजदूर, और बात हो रही है इनकी कार्य क्षमता की, बात हो रही है इनकी कार्य क्षमता की। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ क्वेश्चन आपको किसका लग रहा होगा, टाइम एंड वर्क का। कुछ क्वेश्चन किसका लग रहा होगा आपको, ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। और टाइम एंड वर्क में ये सारा चीजें किस में कन्वर्ट करके दे दी गई हैं, परसेंटेज में। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को यहां पर डिस्कस कर रही हूं। सुनो 25%, 25% कितना होता है, 4, 1/4। अगर पुराने मजदूर की कैपेसिटी 4 यूनिट काम करने की थी, ठीक है, तो इसकी कितनी होगी, 1 ज्यादा होगी, 5 होगी। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत है यहां तक? अगर पुराना मजदूर पहले हर एक यूनिट में 4 काम करता था तो नया वाला 5 काम करता होगा, तभी तो कह रहा है 25% ज्यादा थी। यस कृष्ण, नीरू, रेखा, कोई प्रॉब्लम है आपको? अनिल, अंजू, अनु, आरजू, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत आई हो? सत्या, रेखा, क्लियर है सब कुछ? ठीक है, यहां तक की बातों में किसी को कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ अच्छे से समझ आया। तो चलिए अब मैं बात करती हूं आगे। यहां पर मैं बात कर रही हूं ओल्ड की ही, यानी कि जो पहले काम होता था, और यहां पर मैं बात करती हूं आदमियों की। कह रहे हैं जो पुराना मजदूर है ना भाई, पहले वो 4 यूनिट, जो हर एक घंटे का काम है ना, हर एक प्रत्येक यूनिट का काम है वो 4 है उसका, मैं ये समझती हूं। हाँ परवीन, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मैंने बोला मेरा अगर टोटल काम 100 यूनिट है, आज काम 50% बढ़ चुका है, तो 150 हो गया होगा, तो वो मैंने 150 यहाँ पर रख दिया। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद मुझसे ये कहा जा रहा था लास्ट लाइन में कि जो नया वाला मजदूर है ना, उसके काम करने की जो कैपेसिटी है वो 25% ज्यादा है। यानी कि अगर पुराना मजदूर 4 हर एक यूनिट में 4 काम कर सकता है, तो ये 5 काम कर सकता है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। मुझे कुल मिलाकर क्या चाहिए, क्या चाहिए कि आदमियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। यानी कि मुझे जो भी बताना है वो आदमियों की संख्या में बताना है, इसलिए मैंने यहां पर आदमी लिए हैं। ठीक है, चलो अगर मैं आपको कहूं, अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बोल दूं कि एक चम्मच बनाने की फैक्ट्री है, ध्यान से सुनना, एक चम्मच बनाने की फैक्ट्री है और उसमें एक मजदूर की कैपेसिटी 4 चम्मच प्रति यूनिट बनाने की है। हर एक यूनिट में वो 4 चम्मच बना सकता है। ध्यान से सुनना, अगर एक मजदूर 4 चम्मच हर एक यूनिट में बना सकता है, तो 100 चम्मच कितने यूनिट में बनाएगा, कितने आदमी बनाएंगे? आप बोलोगे 25 आदमी बनाएंगे। बोलो, अगर हर एक मजदूर की कैपेसिटी, अगर हर एक मजदूर 4 चम्मच प्रति यूनिट बना रहा है, यानी हर एक यूनिट के अंदर 4 चम्मच बनाए जा रहे हैं, तो 100 चम्मच कितने आदमी बनाएंगे? तो 25 आदमी बनाएंगे। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बता दो। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको इतनी बात तो समझ आ गई कि 25 आदमी कितने चम्मच बना रहे हैं भाई? 100 चम्मच बना रहे हैं। 25 आदमी कितने चम्मच बना रहे हैं भाई? 100 चम्मच बना रहे हैं। लेकिन चम्मच अब बनाने कितने? 150, यानी यहां पर कितने चम्मच और बनाने पड़ गए? 50। कितने चम्मच और बनाने पड़ गए? 50। कोई दिक्कत है? बताओ जी, कोई दिक्कत है? अब ये जो 50 चम्मच और बनाने हैं, ये कौन सा मजदूर बनाएगा जिसकी कैपेसिटी हर एक यूनिट में 5 काम करने की होगी, है ना? अगर हर एक यूनिट में 5 चम्मच बनते हैं, तो 50 चम्मच कितने आदमी बनाएंगे? 10 आदमी बनाएंगे। कितने आदमी बनाएंगे भाई? 10 आदमी बनाएंगे। यानी मुझे 10 आदमी और चाहिए, यानी कि मुझे 10 आदमी और चाहिए। 10 आदमी मैं ज्यादा रखूंगी, कितनों की अपेक्षा? 25 की गुना 100। इसे कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 40%। एक तो ये मेथड है सीधा सीधा, एक तो ये मेथड है यहां से सीधा सीधा। ठीक है रविकांत जी, ये 10 आदमी है, परसेंट नहीं है। ये 10 आदमी है, लेकिन हमें परसेंटेज में आदमी बताने हैं कि कितने बढ़ाए जाएंगे। 10 आदमी बढ़ाए गए, पहले 25 थे, गुना 100,
तो 40% आया। समझ आ गई इतनी बात? ये तो एक मेथड है। अभी मैं एक चीज और समझाऊंगी आपको ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ आ जाएं। इतने में बताओ अगर किसी को दिक्कत है तो। क्लियर है यहां तक? क्लियर है ना यहां तक? किसी को कोई समस्या नहीं है? हाँ साहिल, ये भी सही है, ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक चीज और समझो। इतनी बातें अगर आपको समझ आ गई हैं तो आप ये बताओ कि पहले जो पुराना मजदूर था ना, उसकी हर एक यूनिट में काम करने की कैपेसिटी 4 थी, यानी 4 चम्मच प्रति यूनिट बनते थे। अगर 100 आदमी होते तो एक आदमी हर एक यूनिट में 4 चम्मच बनाता है, तो 100 आदमी 400 चम्मच बना देते या नहीं? एक आदमी अगर 100 आदमी है और एक आदमी की कैपेसिटी एक यूनिट में 4 चम्मच बनाने की है, तो टोटल काम 400 हो जाता। लेकिन अब मुझे कह रहा है काम जो है ना मेरा 50% बढ़ गया। भाई 400 का 50% यानी आधा, 200 काम बढ़ गया, तो काम कितना करना अब? 600। यानी मुझे अब 600 चम्मच बनाने हैं। लेकिन मुझे तो ये पता है कि ये 100 आदमी 400 चम्मच बनाते हैं। मुझे ये पता है कि ये वाले 100 आदमी 400 चम्मच बनाते हैं। कितने चम्मच एक्स्ट्रा बनाने हैं? 200 चम्मच एक्स्ट्रा बनाने हैं। 200 चम्मच जो एक्स्ट्रा बनाने हैं वो कौन बनाएगा? नए वाले मजदूर। और नए वाले मजदूर की कैपेसिटी कितनी है? 5। तो कितने आदमी लगाने होंगे भाई? 40 आदमी। कितने आदमी लगाने होंगे? 40 आदमी। 40 आदमी बढ़ाए कितने से? पहले वाले आदमियों से, 100 से गुना 100, तब भी मेरा आंसर सेम आ रहा है 40%। तब भी कोई समस्या नहीं आएगी, तब भी आंसर सेम है 40%। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। क्लियर है? चलो फिर क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78। जल्दी से कर दो क्वेश्चन नंबर 78। देखना एक बार। जल्दी से आंसर दे दो। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहे जब एक आदमी की आय 6,000 रुपए बढ़ जाती है, यानी पहले कुछ इनकम होगी, मुझे नहीं पता पहले कितनी थी कितनी नहीं, हमें अभी तक कुछ नहीं पता, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% हो जाती है। चलो सुनो, पहले कुछ इनकम थी, भाई मुझे नहीं पता कितनी इनकम थी, लेकिन अब इसकी इनकम ना 6,000 रुपए बढ़ गई, तो मैं कह सकती हूं कि पहले इनकम इतनी थी तो अब इतनी हो गई। ये पहले थी और ये अब है। यहां तक कोई किसी को दिक्कत है तो बता दो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। पहले कुछ इनकम थी, मुझे नहीं पता कितनी थी, मैंने मान लिया कि पहले जो भी इनकम थी वो कुछ यूनिट थी, अब उस यूनिट में 6,000 रुपए बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आयकर की जो दर है ना वो 18% से घटकर 15% रह जाती है। यानी कि पहले 18% टैक्स देता था, आज सिर्फ 15% टैक्स देता है, ऐसा कहा जा रहा है। इसकी जितनी भी इनकम है इसका 18% टैक्स देता था, जैसे ही अब इसकी इनकम बढ़ गई ये 15% टैक्स देने लग गया। हाँ बिल्कुल कर सकते हो रविकांत जी, आप 10,000 लेके भी कर सकते हो। ठीक है,
चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है। अगर यहां पर आपको 25% आयकर मुक्त है तो आप कितने परसेंट आपके पास आयकर लगता होगा भाई? 75%। और यहां पर भी कितना लगता होगा? 75%। समझ आ गया इतनी बात? तथा दोनों ही परिस्थितियों में समान आयकर चुकाता है, यानी कि ये दोनों ही परिस्थितियां बराबर हो जाती हैं अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, क्या करना है? 75/100 से 75/100 कट गया, इस 100 से ये 100 कट गया, यहां पर कट करोगे 6, यहां कट करोगे 5, कितना आ गया? 6x बराबर 5x प्लस 30,000। 5x प्लस 30,000, 6x माइनस 5x बराबर है 30,000। तो x का मान आया 30,000, यानी उसकी आरंभिक आय 30,000 थी और अब की आय 36,000 है। क्लियर हो गया होगा? कोई डाउट है तो बताओ। और आपको मैं एक चीज और बताती हूं, यहां पर देखो क्या कह रहा है ये। दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है। तो ठीक है, आयकर मुक्त है, जो चीज यहां आनी है वही चीज यहां आनी है। अगर ना भी लिखती तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना था। कोई फर्क पड़ना था? बताओ, क्या कोई फर्क पड़ जाता है? यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इन चीजों का भी ध्यान रख के चलो। और कह रहे दोनों परिस्थितियों में आयकर बराबर है। ठीक है, कटना ही तो है, तो टाइम वेस्ट मत करो, मत लिखो उस चीज को। जिस चीज के लिखने या ना लिखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उस चीज को आप मत लिखो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। करो जल्दी से, मुझे आंसर दो। हाँ बिल्कुल मिलेगा हरविंदर, ये लेक्चर ऐप पर मिलेगा और मंडे से कंटिन्यूटी में ऐप पर ही रहेगा। और जो हम HCF LCM करने वाले हैं उसमें आपको बहुत सारे शॉर्टकट सीखने को मिलेंगे, बहुत सारे। ठीक है, मतलब मैं इतनी बात कह सकती हूँ, मे भी हो सकता है आपने पहले वैसे कभी HCF LCM ना पढ़ा हो जैसा आपको इस बार पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और ये सारे लेक्चर आज, मैं पक्का नहीं कहती कि आज ही आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, लेकिन कल पक्का है, कल शाम तक आपको ये लेक्चर आपको प्रॉपर प्रोवाइड हो जाएंगे। इनकेस हमारा आज ये परसेंटेज फिनिश नहीं हुआ, मैं जानती हूँ आज 2 से 3 टाइप फिर भी रह जाएंगे आपके। ठीक है, तो वो कल हम क्लास लेंगे। जो भी स्टूडेंट कल क्लास लगाने की इच्छा रखता होगा वो क्लास लगा सकता है, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। ठीक है, लेकिन कल मैं क्लास लूंगी और इस टॉपिक को फिनिश करवाऊंगी। और जो परसेंटेज में मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन होंगे वो एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगी मैं अलग से, चाहे वो भी मैं नेक्स्ट सैटरडे लूं या संडे लूं, जैसा भी रहेगा उसमें आपको प्रॉपर एक हायर लेवल का वेन डायग्राम कंप्लीट करा दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का अभी CGL का पेपर भी आने वाला है, CDS का पेपर भी है और आपका CPO का पेपर भी है। ठीक है, चलिए सत्या ने आंसर दिया है 1,44,000। तो देखते हैं, मुझे तो गलत लग रहा है आंसर। सत्या कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। सेम क्वेश्चन है। CGL क्या है? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पर पेपर होता है आपका, इसका फुल फॉर्म है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। आपका ग्रेजुएशन बेस पर पेपर होता है CGL का। ठीक है, बहुत बढ़िया अनिल, बिल्कुल सही आंसर है आपका। 5,670 760 5,760 बिल्कुल सही है। 5,760 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक आदमी की आय 28,800 रुपए है, ठीक है भाई। आज की डेट में इस पर्सन की आय 28,800 रुपए है, ऐसा भी कह रहा है। ये पहले की बात हो रही है, ठीक है। क्या कह रहा है अब कि जब उसकी आय बढ़ जाती है तो ठीक है, कितनी बढ़ती है ये तो बताया नहीं, तो मैं कह देती हूँ 28,800 पहले थी, अब कुछ बढ़ गई होगी, कितनी बढ़ी मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आयकर की दर 12% से घटकर 10% रह जाती है। 12% से घटकर 10% रह जाती है। परवीन जी, आपका जो आप आरआरबी वाला एग्जाम पूछ रहे हो, जो एनटीपीसी वाला एग्जाम होगा वो दिसंबर में होगा, ठीक है। 10% रह जाती है। लो जी, 10% रह गई। दोनों ही परिस्थितियों में 30% आयकर मुक्त है। लिखोगे या नहीं लिखोगे फर्क नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि कह रहा है दोनों परिस्थितियों में समान आयकर चुकाता है, तो हम लिखने में उसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर भी कोई लिखना चाहता है तो गुना 70/100 यहाँ, मल्टीप्लाई बाय 70/100 यहाँ। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 5। कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे आप, कैलकुलेशन कर लेंगे आप, मैं बता देती हूँ फिर भी। आप इसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर आ जाएगा 44 प्लस 5x, 5x बराबर, ये वैल्यू यहाँ के माइनस हो जाएगी, क्या पूछा इसने, तो उसकी आरंभिक आय में कितने की वृद्धि हुई। देखो जी कितने की वृद्धि हुई, 5,760 की। हाँ परवीन, हो सकता है ऐसा, एक बार आप इसकी वो डिटेल देख लेना, ग्रुप उस पर है, गूगल पर है इसकी सारी डिटेल। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ तो आप आसानी से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो। आयकर क्या होता है जी? इनकम टैक्स। तो शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। देखो अगर मैं सीधा सीधा बता दूं आपको कि इनकम टैक्स में, ये ध्यान रखना, इनकम टैक्स में जितने की वृद्धि होती है, इनकम टैक्स में जितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, नेट इनकम में उतने की ही कमी होती है। जितने की इनकम टैक्स में वृद्धि होती है उतने की ही नेट इनकम में कमी होती है। ये दोनों चीजें बराबर रहती हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि हमें कैसे डायरेक्ट ये चीजें पता रहेंगी, क्या हमें ये चीजें याद करनी होंगी? नहीं, आपको ये चीजें याद नहीं करनी, आपको ये चीजें समझनी है, ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। अब आपको पता है कि आज के टाइम में हर इंसान टैक्स पे करता है, पता है ना इतनी बात कि आज के टाइम में आप में से हर पर्सन क्या कर रहा है? टैक्स पे कर रहा है। तो देखो जरा, अगर मैं आपको बोलूं कि आपका इनकम टैक्स यानी कि आयकर, अगर आपकी इनकम 100 है, सॉरी, अगर आपकी टोटल इनकम 100 है और उसमें से आप इनकम टैक्स दे देते हो 5 रुपए का, तो आपके पास जो बचता है ना वो आपकी प्योर इनकम बचती है, यानी कि नेट इनकम बचती है। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं उसमें से 5 रुपए का टैक्स दे देते हो तो आपके पास जो बचता है वो आपकी नेट इनकम बचती है, यानी कि शुद्ध आय बचती है। कितनी बचेगी जी? 95। कोई दिक्कत है तो बता दो, कोई दिक्कत है तो बता दो। अब मैं आपको कहती हूं आपकी इनकम तो उतनी है, लेकिन आप अब टैक्स पे कर रहे हो 15 का। अब आप टैक्स पे करते हो 15 का, तो आपके पास बचते हैं कितने? 85।
मैं कुल मिलाकर आपको इतना कहना चाह रही हूं कि जब आपकी इनकम बराबर होती है, जब आपकी इनकम बराबर होती है तो जितना टैक्स बढ़ता है उतनी आपकी नेट इनकम कम होती है। जितना आप टैक्स बढ़ाओगे उतना ही आपकी नेट इनकम कम हो जाएगी। क्या इसमें किसी को कोई समस्या है? क्या इस चीज में किसी को कोई समस्या है? और यही सेम चीज मैं तीसरी बार समझा रही हूं आपको परसेंटेज के अंदर ही। पहली बार समझाई 10 किलो चीनी लेकर या 10 किलो चावल लेकर, ठीक है। दूसरी बार मैंने आपको समझाई 20 रुपए का एग्जाम्पल लेकर, और तीसरी बार फिर से काम आ गई इनकम टैक्स और नेट इनकम के बीच में, ठीक है। यानी कि एक ही कॉन्सेप्ट को हम लगातार 3 बार पढ़ रहे हैं। तो अब ये चीजें अच्छे से माइंड में रहनी चाहिए आपके कि जितना आप टैक्स बढ़ाओगे उतनी इनकम कम हो जाएगी, जितना आप टैक्स घटाओगे उतनी आपकी नेट इनकम बढ़ जाएगी। समझ आ गया ना? जैसे अगर आप पहले 15 का टैक्स देते थे तो आपके पास 85 बचते थे। अब आप 5 का टैक्स देने लग गए तो 95 बचने लग गए। यानी आपकी इनकम, नेट इनकम बढ़नी जो है वो बढ़नी शुरू हो गई। तो यहां पर टैक्स भी तो कम हो गया ना। यानी जितना टैक्स बढ़ेगा उतनी इनकम घटेगी, जितना टैक्स घटेगा उतनी नेट इनकम बढ़ेगी। इसमें किसी को डाउट है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो पूछ लो यहीं तक। अगर नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर अगर मैं आपको बोलूं कि टैक्स और नेट इनकम को जोड़ दो, टैक्स और नेट इनकम को जोड़ दो, आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी। क्या ये सही है कि अगर आप अपने टैक्स और नेट इनकम को जोड़ देते हो तो नेट इनकम आती है, टोटल इनकम आती है। अगर आप अपने टैक्स और नेट इनकम को ऐड कर देते हो तो टोटल इनकम आती है। इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है, बस यही चीजें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या कह रहा है? टैक्स में 19% की वृद्धि। तो ठीक है भाई, टैक्स अगर 19% बढ़ता है ना तो कह रहे हैं नेट इनकम में कमी हो जाती है कितने परसेंट की? 6% की। भाई टैक्स जितना बढ़ेगा नेट इनकम उतनी घटेगी। नंबर ऑफ परसेंटेज चेंज रहेगा, लेकिन टैक्स जितना बढ़ेगा नेट इनकम उतनी घटेगी। ये बात सच्चाई है। तो ये दोनों चीजें आपस में बराबर रहेंगी। 100 से 100 कैंसल हो गया। टैक्स अपॉन नेट इनकम बराबर 6/19। इसका मतलब है मैंने टैक्स दिया 6 यूनिट का, मेरे पास बचे 19 यूनिट। भाई अगर आप 6 टैक्स पे कर देते हो, सपोज मेरी कुछ इनकम है, उसमें से मैंने 6 रुपए का टैक्स दे दिया तो मेरे पास बाकी के 19 रुपए बचे। तो मैंने टोटल कितने कमाए होंगे? मैंने टोटल कितने कमाए होंगे? भाई 25 कमाए होंगे। सोचो, 25 कमाए, 6 का टैक्स दे दिया, 19 ही तो बचे। कह रहे टैक्स की परसेंटेज याद करो। तो ठीक है, 6 का टैक्स दिया, 25 से गुना 100 कैलकुलेट किया, आपका आंसर आया 24%। आपका आंसर आया 24%। ठीक है, अगर किसी को ये चीज ना समझ आई हो, वैसे तो इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं जो आपको ना समझ आया हो। अगर इन केस कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको कुछ ना समझ आया हो तो वो ऐसा कर सकता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू इनटू 100। आपके पास आयकर की दर आ जाएगी। और ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होगा, ऐसा सिर्फ यहीं पर होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू इनटू 100। ऐसा करने से आपके पास आयकर की दर आ जाएगी। कौन सा 25 बताऊं सत्या? अगर आपने 6 का टैक्स दे दिया, 19 रुपए बचाए तो कितने रुपए कमाए होंगे? 25 ही तो कमाए होंगे। अभी तो बताया मैंने, टैक्स और नेट इनकम को जोड़ दो, इनकम आ जाएगी। तो आप भी 19 और 6 को जोड़ दो, 25 आ जाएगा। ठीक है कृष्ण, अगले का आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो चलो फिर अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 जल्दी करो।
साहिल इतना बड़ा आंसर, अभी भी गलत आंसर कर रहे हैं आप सभी। चलिए, क्या कह रहे हैं कि आयकर में 17% की वृद्धि हुई, तो ठीक है, टैक्स में 17% बढ़ गया, तो नेट इनकम में 3% की कमी हो गई, तो ठीक है 100 से 100 कैंसिल हुआ, टैक्स अपॉन नेट इनकम बराबर 3/17। टैक्स और नेट इनकम दोनों को जोड़ दो, टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम कितनी आई भाई? 20। टोटल की इनकम कितनी आई? 20। 3 का टैक्स दिया, 20 से दिया गुना 100, कैलकुलेट किया, आपका आंसर आ गया 15%। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, कुछ पूछना है तब भी पूछ लो। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखो। ये क्वेश्चन हमने क्लास में बहुत बार किया हुआ है, जो अभी मैंने क्वेश्चन दिया आपको, ये क्वेश्चन क्लास में बहुत बार दिया मैंने। करो जी, क्वेश्चन ट्राई करो। इस क्वेश्चन को आप मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हो, लेकिन रिसेंटली अभी मिक्सचर एलिगेशन का मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया, इसलिए हम इसको अपने वे से ही करेंगे, ध्यान से करना। ट्वेंटी डॉग्स, बहुत बढ़िया। अतुल, आपने बोला 20 तो कुत्ते हैं लेकिन 35 बिल्लियां हैं। 20 और 35 तो 55 हो गए ना, या तो 45 लिखे हुए हैं, जानवर ही 45 हैं। हाँ 25 सही है। चलो मैं करवा रही हूँ, देखो यहाँ एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, जिसमें कुछ तो आपके डॉग्स हैं और कुछ कैट्स हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो ईच कैट टेक्स 7 बिस्किट्स, प्रत्येक जो बिल्ली है ना वो 7-7 बिस्किट खाती है, लेकिन जो प्रत्येक कुत्ता है वो 9 बिस्किट खाता है। चलो सुनो, एक कमरे में 45 जानवर है, मुझे कुल मिलाकर इतना पता है कि जानवरों की संख्या 45 है। कुछ इसमें से बिल्लियां हैं और कुछ इनमें से कुत्ते हैं। बिल्लियां कितने बिस्किट खाती हैं भाई? 7 बिस्किट खाती हैं। लेकिन कुत्ते कितने बिस्किट खाते हैं? 9 बिस्किट खाते हैं। मुझे ये बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि कुत्ते 7 बिस्किट तो खा रहे हैं, बस 2 बिस्किट ज्यादा खा रहे हैं? क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर बिल्लियां 7 बिस्किट खाती हैं तो कुत्ते भी 7 बिस्किट तो खाते हैं, बस 2 ही बिस्किट ज्यादा खाते हैं? क्या इतने में किसी को कोई दिक्कत है? सोच के चलेंगे बस हर चीज पर। क्या इतने में कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? अगर इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। कि बिल्लियां जो हैं, हर एक बिल्ली 7 बिस्किट खा रही है, लेकिन हर एक कुत्ता 9 बिस्किट खा रहा है। इसका मतलब जितने बिल्लियां बिस्किट खाती हैं उतने कुत्ते बिस्किट खा रहे हैं, बस हर एक कुत्ता 2-2 बिस्किट ज्यादा खा रहा है, ठीक है। इतनी बात कह रहा है। ऐसा कर होता है तो 355 बिस्किट खाते हैं ये टोटल। अगर यही काम चलता रहता है तो कुल मिलाकर 355 बिस्किट खाए जाते हैं। चलो देखो, एक कमरे में 45 जानवर है, अगर कोई भी जानवर 2 बिस्किट ज्यादा ना खाता, थोड़ा सा दूर लिख देती हूँ,
अगर कोई भी जानवर एक्स्ट्रा बिस्किट ना खाता, हर एक जानवर सिर्फ 7 बिस्किट खाता, तो ध्यान से सुनना, अगर एक जानवर 7 बिस्किट खाएगा तो 45 जानवरों के द्वारा 315 बिस्किट खाए जाएंगे। इतनी बात समझ आ गई? कितने बिस्किट खाए जाएंगे भाई? 315। लेकिन बिस्किट खाए कितने गए? 355। बिस्किट खाने थे 315, खाए गए 355। कितने बिस्किट ज्यादा खाए गए भाई? 40 बिस्किट ज्यादा खाए गए। अब आप अच्छे से जानते हो ये 40 बिस्किट जो ज्यादा खाए वो किसने ज्यादा खाए? किसने ज्यादा खाए भाई? डॉग्स ने, कुत्तों ने 40 बिस्किट ज्यादा खाए। अब कुत्तों ने 40 बिस्किट ज्यादा खाए। अब ये जो 40 बिस्किट ज्यादा खाए ये कुत्तों ने खाए, और एक कुत्ता कितने बिस्किट ज्यादा खा रहा है? 2। 2 कुत्तों से 2 बिस्किट ज्यादा खा रहे हैं कौन? 40 कुत्ते। इतनी बात समझ आ गई? तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20। और ये जो 2 वाला पोर्शन था ये किसका था? डॉग्स का। तो 20 क्या आए होंगे? डॉग्स। 20 45 में से 20 अगर कुत्ते हैं तो 25 आपकी बिल्लियां हैं। हाँ, इक्वेशन बन के भी हो जाएगा साहिल, और ये हमारा मिक्सचर एलिगेशन से भी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। पहले क्वेश्चन नंबर 83 पढ़ो, फिर मैं ये नीचे से लाइन हटा दूंगी, ठीक है, ताकि क्वेश्चन नंबर 84 नजर आ जाए। हाँ रविकांत जी, ये बहुत अच्छा मेथड है। ये मैं अभी आपको जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 83, 84, 85, इसी टाइप से करवाऊंगी मैं ये। आपको अक्सर सिर और पैर वाले क्वेश्चन नजर आते हैं। आपको अक्सर पेपर में सिर और पैर वाले क्वेश्चन नजर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 बिल्कुल वैसा ही है कि किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं, ठीक है। कुल जो सिर हैं उनके, जो उनका हेड है, उनकी संख्या 280 है, लेकिन उनके पैरों की संख्या 820 है। तो कबूतरों की संख्या बताओ कि कबूतर कितने हैं। चलो देखते हैं। चिड़ियाघर है, उसके अंदर कुछ खरगोश हैं और कुछ कबूतर हैं, यानी कि कुछ तो है खरगोश, सबसे पहले ये देखते हैं कि टोटल क्या है। सिर उनके 280 हैं, यानी कि टोटल जो खरगोश और कबूतर हैं उनकी जो टोटल जनसंख्या है वो 280 होगी, क्योंकि हर एक पर्सन का सिर तो एक ही होता है ना। कोई भी जानवर है, कुछ भी है, उसका सिर तो एक ही होगा। तो जितने सिर होंगे उतने ही पर्सन होंगे, उतने ही जानवर होंगे। 280 हैं। इसमें से कुछ क्या है भाई? कबूतर। कुछ क्या है? कबूतर। और कुछ क्या है? खरगोश। इतनी बात समझ आ गई? अब इनके पैरों की संख्या में गड़बड़ है। इनके पैरों की संख्या की बात हो रही है, उसको देख लेते हैं। मुझे ये बताओ कि हर एक कबूतर के कितने पैर होते हैं? कबूतर के कितने पैर होते हैं? बहुत बढ़िया साहिल। कबूतर के 2 पैर होते हैं, इतना तो सबको पता है। खरगोश के कितने पैर होते हैं भाई? 4 पैर होते हैं। आपको पता है खरगोश के 4 पैर होते हैं। क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि खरगोश के पास 2 पैर तो है, बस 2 ही पैर ज्यादा हैं? क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि खरगोश के पास 2 पैर तो है, बस 2 ही ज्यादा हैं? मैं ऐसा कह सकती हूँ? ठीक है। मैं अगर ये कहती कि खरगोश के पास भी ना, आकाश, खरगोश के पास भी ना सिर्फ 2 ही पैर होते, तो 280 जानवरों के पास टोटल पैर कितने होते? 560 होते। कितने पैर होते भाई? 560 होते। लेकिन यहां पर कह रहा है पैरों की संख्या 820 है, लेकिन पैर तो 560 होने चाहिए। पैरों की संख्या यहां पर कितनी दे रखी है? 820, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 560 होने चाहिए। यहां पर कितने पैर एक्स्ट्रा हैं भाई? 260 पैर एक्स्ट्रा हैं।
260 पैर एक्स्ट्रा किसके कारण है भाई? खरगोश के कारण है। खरगोश कितने पैर एक्स्ट्रा ले रहा है? 2। 2 पैरों की वजह से 260 पैर एक्स्ट्रा बन रहे हैं। किसके कारण? खरगोश के कारण। खरगोश के कारण। तो 1 यूनिट की वैल्यू 130 आएगी और जो 130 होंगे वो खरगोश होंगे। 130 क्या होंगे? खरगोश होंगे। तो 150 क्या होंगे? कबूतर। 280 में से 130 खरगोश है तो बाकी के 150 क्या है? कबूतर। तो आपका आंसर है 150 है कबूतर। चलो मैं ये लाइन हटा देती हूं। क्वेश्चन नंबर 84 पे कॉन्सेंट्रेट करना आप। कहां से हटेगी ये? यहां से ना। चलो करो। क्वेश्चन नंबर 84। क्या कह रहा है? किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। कोई एक शहर है, उसकी जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5%, कौन सा करवा दिया? नहीं, ये नहीं करवाया अतुल अभी मैंने। यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तो नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। करो जी। अतुल क्वेश्चन नंबर 84 नहीं करवाया अभी मैंने, 83 करवाया है। भाई क्या किसी को वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है? क्या किसी को वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है? क्लियर है? अतुल एक बार इसे क्लोज कर लो, दोबारा ऐड हो जाओ। ठीक है, नहीं आ रही तो अपना क्वेश्चन ट्राई करो। अतुल आप एक बार रिमूव हो जाओ, दोबारा से ऐड होना। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। एक शहर है, उसकी जनसंख्या कितनी है भाई? 6500। लेकिन अब उसकी जनसंख्या बढ़ गई है, कितनी हो गई है? 6000 थी, अब कितनी हो गई है? 6500। कितनी बढ़ चुकी है भाई? 500। कितनी बढ़ चुकी है? 500। बस मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अगर 83 क्वेश्चन में अलग अलग बताना हो तो। हाँ कृष्ण, अलग अलग ही बताया मैंने। कबूतर की जो संख्या है वो आपकी में भी 130 आई थी और खरगोश की 130 आई थी, कबूतर की 150 आई थी। अलग अलग ही बताया मैंने। हाँ वही अनिल, खरगोश 130 थे और कबूतर 150। कृष्ण क्या डाउट है आपका? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। यही तो बोल रहे हो ना आपकी, अगर क्वेश्चन नंबर 83 में अलग अलग चीजें बतानी होती तो मैंने अलग अलग ही बताई हैं कि खरगोश की संख्या 130 है। क्यों नहीं आया सही? ये देखो, अगर 130 खरगोश है, 150 आपके कबूतर हैं, तो टोटल आपके पास जो जानवर हैं वो 280 तो हैं। हाँ जी रविकांत जी, मैं करवा रही हूं। कृष्ण आपके टोटल जानवर 280 तो हैं। क्या नहीं बराबर आया? 820 पूछ रहे होंगे आप 820 की बात कर रहे होंगे। तो ध्यान से देखो, 130 आपके खरगोश थे, हर एक खरगोश के 4 पैर होते हैं, यानी 520 पैर तो खरगोश के हैं। 150 पैर आपके किसके हैं? कबूतर के। और कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो टोटल 300 पैर। तो कुल मिलाकर 820 पैर हो तो गए। हाँ हो तो गए 820 पैर। ये पैर है और ये सिर है। सिर है मतलब जानवर है। कृष्ण आ गया समझ?
अगर 130 आपके पास खरगोश हैं और एक खरगोश के 4 पैर हैं तो 130 खरगोश के 520 पैर होंगे। अगर 150 आपके पास कबूतर हैं और हर एक कबूतर के 2 पैर हैं तो कुल मिलाकर 300 पैर होंगे और दोनों के कुल मिलाकर 820 पैर होंगे। आ गया समझ? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले 6000 जनसंख्या थी, आज 6500 हो गई, यानी कुल मिलाकर 500 बढ़ गई। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। इस 6000 जनसंख्या में 5% कौन बढ़ रहे हैं? पुरुष। महिलाएं कितनी बढ़ रही हैं? 9%। क्या मैं ऐसा कह सकती हूं? कोई बात नहीं कृष्ण, जैसे मर्जी कर लो, कुल मिलाकर आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। फीमेल आपकी 9% बढ़नी है, इसका मतलब ये है कि 5% तो बढ़ रही हैं, 4% ज्यादा बढ़ी जा रही हैं। जो महिलाएं हैं यहां पर वो 5% तो बढ़ रही हैं, बस 4% एक्स्ट्रा बढ़ रही हैं। कोई दिक्कत है तो बता दो। क्लियर है ना यहां तक? मैं सोचती हूं कि अगर पूरी जनसंख्या सिर्फ 5% ही बढ़ती, अगर पूरी जनसंख्या सिर्फ 5% ही बढ़ती तो टोटल जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो जाती? तो आपको पता है कुल मिलाकर 300% की वृद्धि हो जाती। कितने की वृद्धि हो जाती भाई? 300 की वृद्धि हो जाती। लेकिन वृद्धि हुई कितने की? 500 की। वृद्धि हुई कितने की? 500 की। वृद्धि होनी चाहिए थी कितने की? 300 की। कितनी ज्यादा बढ़ गई जनसंख्या भाई? 200 ज्यादा बढ़ गई। अब ये जो 200 ज्यादा बढ़ी होंगी, ये क्या ज्यादा बढ़े होंगे, मेल या फीमेल? आपको पता है फीमेल परसेंटेज में ज्यादा बढ़ रही हैं तो काउंटिंग में भी ज्यादा ही बढ़ेंगी। अब फीमेल कितनी ज्यादा बढ़ी भाई? 4%। यानी 4% जो है ना वो 200 के बराबर है। जो 4% है वो 200 है, तो एक पे वैल्यू आ जाएगी 200 गुना 100/4। आप इसे कैलकुलेट कर लो। महिलाएं आ जाएंगी 5000 भाई, महिलाएं आ जाएंगी 5000। कुछ स्टूडेंट बहुत डिफरेंट आंसर दे रहे हैं, अभी ध्यान से समझना होना क्या है। महिलाएं कितनी आई भाई? 5000। यानी 6000 में से 5000 महिलाएं, 1000 पुरुष है। ये आपका आंसर है। 6000 में से 5000 आपके पास महिलाएं हैं और 1000 कौन है? पुरुष है। अब साहिल आपकी ने आंसर दिया 5875 और 125, है ना। मेरी एक बात जरा ध्यान से सुनो। क्या इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने ऐसा कुछ कहा कि जनसंख्या बढ़ने के बाद पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या बताइए कितनी कितनी है? क्या यहाँ पर एग्जामिनर ने कुछ भी ऐसा मेंशन किया कि आपको वो नंबर्स, वो जनसंख्या बतानी है कि जब जनसंख्या बढ़ गई, जब 6500 हो गई उसके बाद बताओ कितनी कितनी है? ऐसा तो कुछ भी मेंशन नहीं हुआ। यस साहिल, इतनी बात समझ आई आपको? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में आए तो जो प्रेजेंट में जो उसकी जनसंख्या चल रही थी पहले, ठीक है, उसी की बात कर रहा होता है। अब किसी स्टूडेंट को दिक्कत होगी भाई 6500 से ही क्यों नहीं बताया, मैंने 6000 से ही क्यों बताया? इसी से मैं एक एग्जांपल समझाती हूं, ध्यान से समझना। रब कर दूं इसको रब कर दूं। देखो, अगर मैं आपको कहूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसी क्वेश्चन, सेम डेटा को अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास ना 6000 रुपए हैं, मैंने 2 व्यक्तियों को ब्याज पे दे दिए, एक को दिए 5% के ब्याज पर और एक को दिए 9% के ब्याज पर, तो एक साल बाद मेरे पास तो एक साल बाद मेरे पास 6500 जनसंख्या हो जाती है। 6000 रुपए हैं, मैंने 5% और 9% के ब्याज पर पैसा दिया, तो एक साल बाद जो मेरे पास कुल धनराशि होती है ना वो 6500 हो जाती है। ध्यान से सुनना, 6500 हो जाती है। तो मुझे ये बताओ कि मैंने 5% वाले को कितना रेट दिया और 9% वाले को कितना रेट दिया?
कितना पैसा दिया, 5% वाले को कितना पैसा दिया और 9% वाले को कितना पैसा दिया, सिर्फ आप इतनी चीज बता दो। ठीक है, मुझे ये बताओ क्या क्वेश्चन अलग हो गया? क्या क्वेश्चन अलग हो गया कि मेरे पास 6,000 रुपए हैं, मैंने 2 पर्सन को उधारे दिए, एक को 5% की दर पर दे दिए, एक को 9% की दर पर दे दिए। ठीक है, अगर मैंने ऐसा किया तो 1 साल बाद मेरे पास कुल धनराशि 6500 हो गई। आप मुझे ये बता दो कि 5% वाले को मैंने कितना पैसा दिया और 9% वाले को कितना पैसा दिया। इतनी बात समझ आई? क्या इतनी बात समझ आई आपको? क्या क्वेश्चन अलग हो गया? नहीं, क्वेश्चन अलग नहीं हुआ। क्वेश्चन क्यों अलग नहीं हुआ? देखो, पहले 6,000 थे, अब 6500 हो गए 1 साल में। मुझे कितने का ब्याज मिला भाई? 500 का ही तो ब्याज मिला। कितने का ब्याज मिला? 500 का। मैं कहती हूं जिसे मैंने 9% की दर पर पैसा दिया ना, उसे मैंने 5% तो दिया, बस 4% ही एक्स्ट्रा दिया। मैं आपको कह रही हूं जिसे मैंने 9% पर पैसा दिया ना, उसको मैंने 5% तो दिया, बस 4% ही एक्स्ट्रा दिया। अगर मैं ये सोचूं कि मैं सिर्फ 6,000 का 5% ही ब्याज देती तो ब्याज कितना मिलता मुझे? 300। लेकिन अब मुझे ब्याज ज्यादा मिल रहा है। कितने का? 500 का। कितने रुपए ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा है मुझे? 200 रुपए का ब्याज ज्यादा मिल रहा है। 200 रुपए का ब्याज ज्यादा क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैंने 4% ज्यादा रेट दे रखा है। भाई किसको दे रखा है? इस वाले पर्सन को दे रखा है। 4% ज्यादा दिया तो मेरे पास 200 रुपए ज्यादा मिला जाया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आई 200 गुना 100/5। कैलकुलेट करोगे 50, यानी जिसे मैंने 9% पर पैसा दिया उस पर्सन ने मुझे 5,000 रुपए, उस पर्सन को मैंने 5,000 रुपए दिए थे। उस पर्सन को मैंने 5,000 रुपए दिए थे। तो जिसे मैंने 5% की दर पर ब्याज दिया होगा उसे मैंने कितने रुपए दिए होंगे? 1,000 रुपए दिए होंगे। मुझे नहीं लगता कि यहां पर हल्का सा भी कॉन्सेप्ट में किसी को दिक्कत हुई। और मैं आपको एक चीज बोल दूं, ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, मैटर ये करता है कि आप कौन सा कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। ठीक है, मुझसे किसी ने इस कॉन्सेप्ट का नाम भी नहीं पूछा कि मैम इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है सेटिस्फाई द जूनियर वैल्यू। आप छोटी वाली वैल्यू को सेटिस्फाई करो, बड़े वाला वैल्यू अपने आप आपको सेटिस्फेक्शन दे देगा। 5 और 9 था, मैंने छोटे वाले को सेटिस्फाई किया, बड़े वाले ने मुझे अपने आप अपना आंसर दे दिया। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करेगा आप क्या कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ट्राई करो। चलो जल्दी से आंसर दे दो। किसी शहर की जनसंख्या 5,000 है। चलो देखो, एक शहर है उसकी जनसंख्या 5,000 है। ठीक है, क्या कह रहा है? पुरुष बढ़ रहे हैं 6%, महिलाएं बढ़ रही हैं 14%। क्या मैं कह सकती हूं कि महिलाएं 6% तो बढ़ रही हैं, बस 8% ज्यादा बढ़ रही हैं? क्या मैं ऐसा कह सकती हूं? ठीक है, 5,000 जनसंख्या थी, 5,540 हो गई, यानी कि कितनी बढ़ गई भाई? 540 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 540 बढ़ गई। अगर मैं ये सोचूं कि 5,000 का
सिर्फ 6% ही जनसंख्या बढ़ती तो जनसंख्या कितनी बढ़ जाती? 300 बढ़ जाती। जनसंख्या कितनी बढ़ती? 300। बड़ी कितनी? 540। बढ़नी चाहिए थी 300, बड़ी है 240, यानी 240 ज्यादा बढ़ रही है। भाई 240 क्यों ज्यादा बढ़ रही है? क्योंकि 8% महिलाएं ज्यादा बढ़ रही हैं। तो ये 8% बराबर है 240 के। एक यूनिट की वैल्यू आएगी 240 गुना 100/8, यानी वैल्यू आएगी 3000। तो महिलाएं हैं 3000 और पुरुष हैं 2000। देख लो जो पूछा है उसका आंसर आ जाएगा। जो पूछा है उसका आंसर आ जाएगा। चलो भाई जल्दी से आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86, जल्दी से आंसर बताओ। ठीक है, ठीक है कृष्ण। क्या कह रहा है? कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो 200 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वह 55% अंक लाता है तो 240 अंक से पास हो जाता, यानी कि ज्यादा आते उसके 240 अंक। ठीक है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहां पर जो लिखा है ना कि यदि वह 55% अंक लाता तो वह 240 अंकों से पास हो जाता। आप यहाँ ये कर सकते हो कि अगर वह 55% अंक लाता तो उसके 240 अंक ज्यादा आते हैं, कुछ ऐसा कह रहा है। चलो देखो क्या कह रहा है। एक स्टूडेंट है, मुझे नहीं पता टोटल कितने नंबर का पेपर था, कितने नंबर का नहीं था। ध्यान से कॉन्सेप्ट सुनना। एक स्टूडेंट है, जो बता रही हूं ऐसा कुछ करना नहीं है, जो बता रही हूं ऐसा कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ ध्यान से कुछ चीजें समझ के चलना, उसी को कंटिन्यू करेंगे। देखो क्या कह रहा है कि कोई विद्यार्थी है वो 25% अंक लेता है। भाई कुछ नंबर का पेपर होगा, उसी के तो 25% नंबर लेगा, तो ये 210 अंकों से फेल हो जाता है। मुझे ये बताओ कि अगर मुझे पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए, किसी बच्चे के 25 नंबर आ रहे हैं, उसे मैं कितने नंबर दे दूं कि वो पास हो जाए? बताओ। या फिर मैं आपको ये बोलूं कि पास होने के लिए 33 नंबर लेने जरूरी हैं, किसी बच्चे के 25 नंबर आ रहे हैं, ये बच्चा कितने अंकों से फेल हो रहा है? 8 अंकों से फेल हो रहा है। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि एक विद्यार्थी के 25 नंबर आते हैं और वो 8 अंकों से फेल हो जाता है। कह सकती हूँ ना इतनी बात। अगर इस बच्चे को ये 8 नंबर मिल जाते तो ये बच्चा पास हो जाता। इतनी बात समझ आई आपको कि अगर इस बच्चे को 8 नंबर मिल जाते तो ये बच्चा पास हो जाता। इतनी बात समझ आ गई होगी। तो उसी तरीके से मैं आपको कह रही हूं कि कुछ नंबर हैं जिसका 25% नंबर मिलते हैं तो ये बच्चा 210 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि इसे 210 अंक मिल जाते तो ये पास हो जाता। क्या इतनी बात समझ आई सबको? ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। सेम पेपर की बात हो रही है, मैं बराबर का साइन लगाऊंगी। कह रहा है उसी पेपर में अगर 55% नंबर लेता है तो 240 अंक ज्यादा आते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि इस बच्चे के 240 अंक कम भी होते तब भी ये पास हो जाता, तो क्या मैं सही कह रही हूं? ये भी एग्जाम्पल से समझा रही हूं। मैं कहती हूं पास होने के लिए कुछ नंबर चाहिए, सपोज 33 नंबर चाहिए। एक बच्चे के 38 नंबर आते हैं, एक बच्चे के 38 नंबर आते हैं। क्या ये बच्चा ज्यादा अंकों से पास हो रहा है? क्या ये बच्चा ज्यादा अंकों से पास हो रहा है? अगर ये बच्चा ज्यादा अंकों से पास हो रहा है तो कितने ज्यादा अंकों से पास हो रहा है? तो आप कहोगे भाई 5 अंकों से ज्यादा पास हो रहा है।
5 अंकों से ज्यादा पास हो रहा है। अब मैं आपको बोलूं कि इस बच्चे को अगर 5 अंक कम भी मिल जाते तब भी ये पास हो जाता। अगर इस बच्चे को 5 अंक कम भी मिल जाते तब भी ये क्या हो जाता, पास हो जाता। दो मिनट एक बार ट्राई करना। ये तो बंद हो गया फिर। स्टूडेंट अभी बस मैं 2 मिनट में कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है ना? क्या आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा है? ठीक है, ठीक है, चलो करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, ठीक है, हो गया। ठीक है, चलो करते हैं कंटिन्यू। देखो क्या कह रहा है ये, कि एक बच्चे को 33 नंबर लेने थे। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एक बच्चे को 33 नंबर लेने हैं, लेकिन उस बच्चे के 38 नंबर आ रहे हैं, यानी कि इस बच्चे के 5 नंबर ज्यादा आ रहे हैं पास होने से। अगर इस बच्चे को 5 नंबर कम मिल जाते तो ये पास हो जाता। सेम एज जब 55% नंबर लेता है तो 240 अंक से पास होता है, यानी 240 अंक कम भी होते तब भी ये पास हो जाता। आप यहां से इक्वेशन बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आपके पास ये आ जाएगा कि टोटल कितने नंबर का पेपर था। आपके पास ये आ जाएगा कि ये पेपर टोटल कितने नंबर का था। इतनी बात समझ आई आपको? लेकिन इस तरह का कोई भी क्राइटेरिया हमें फॉलो नहीं करना जिसमें हमें ज्यादा सोचना पड़े। अब आपको मैं एक चीज बता रही हूं, उसको ध्यान से समझना। अगर किसी बच्चे ने 25% नंबर लिए, वो 210 अंकों से फेल हो गया, जो फेल होता है उसके मार्क्स नेगेटिव में मैंने लिख दिए, ठीक है। अगर 55% नंबर लेता तो 240 अंक ज्यादा आते, यानी इसके मार्क्स पॉजिटिव हैं। इतनी बात समझ आ गई? अगर 25% नंबर लेता तो 210 अंकों से फेल हो जाता, ठीक है। 55% नंबर लेता तो 240 अंक ज्यादा आते। आप ले लो दोनों साइड डिफरेंस, दोनों साइड में डिफरेंस ले लो, कितने कितने का डिफरेंस है। डिफरेंस लिया, कितने का डिफरेंस आया भाई? 30% का। यहां कितने का डिफरेंस आया दोनों में? बताओ जी, कितने का डिफरेंस है? 240 और माइनस के 210 में कितने का अंतर है? चलिए 450 का। अनिल कह रहे हैं 450 का। बाकी 240 और माइनस के 210 में कितने का डिफरेंस है? तो भाई डिफरेंस है 450 अंकों का। यानी हर एक 30% पर, हर एक 30% पर 450 नंबर आते हैं। तो 1% पर कितने नंबर आते होंगे? 1% पर कितने नंबर आते होंगे भाई? 1% पर 15 नंबर आते होंगे। अगर मैं हर 1% पर नंबर 15 नंबर ले सकती हूं तो 210 अंकों से फेल हो गया, यानी कितने परसेंट नंबर कम होंगे?
14% नंबर कम रहे होंगे। अगर ये 14% नंबर इसे मिल जाते तो ये पास हो जाता। 25% में 14% और जोड़ दो, पास हो जाएगा 39% से, पास हो जाएगा 39% से। करो नोट, कुछ नहीं समझ आया तो पूछो। जो कह रहे हैं 30 का अंतर है, अब 240 में से 210 को माइनस करके देखो जरा। 240 में से माइनस के 210 को माइनस करके देखो, आपके पास कितने का अंतर आ रहा है? 450 का अंतर मिलेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन करिए फिर। हो गया प्रियांशु क्लियर अच्छे से? ठीक है। हाँ रविकांत जी देखो, 25% नंबर आते हैं तो 210 अंकों से फेल हो जाता है। जैसे मैंने बोला 33 नंबर आने चाहिए थे, 25 नंबर आए, ये बच्चा 8 नंबर से फेल हो गया, यानी 8 नंबर कम है, तो मैं कह सकती हूँ इसके पास 8 नंबर कम है। कह सकती हूँ 8 नंबर कम है। जितने नंबर कम होंगे उसको मैं नेगेटिव में लेके चलूंगी, जितने नंबर ज्यादा होंगे उन्हें मैं पॉजिटिव लेके चलूंगी। 25% नंबर लिए 210 अंकों से फेल हो गया, ठीक है, माइनस का लिख दिया। 55% नंबर लिए 240 अंक ज्यादा लिए, ठीक है, पॉजिटिव लिख दिया। दोनों में डिफरेंस देखा 30 का, दोनों में डिफरेंस देखा कितने का? 450 का। जिन्हें डिफरेंस वाली बात क्लियर नहीं हुई, 240 में से माइनस करो, माइनस के 210, माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, वैल्यू आएगी 450। यानी हर एक 30% पर 450 नंबर, तो 1% पर 15 नंबर। 210 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 14% नंबर कम है। अगर इसको 14% नंबर और मिल जाते तो ये पास हो जाता। जरूरी नहीं है आप इसको 240 की हेल्प से कर सकते हो, आप 210 की हेल्प से कर सकते हो, आप इसे 240 की हेल्प से भी कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर 44% देख लेते हैं भाई। कुछ कह रहे हैं 40 और कुछ कह रहे हैं 44, तो देखते हैं क्या आएगा। एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तथा 32 अंकों से फेल हो जाता है। भाई 36% नंबर लिए लेकिन ये 32 अंकों से फेल हो गया, ये बात कही जा रही है। अगर 48% अंक लेता तो 64 अंक ज्यादा आते। डिफरेंस लो कितने का? 12% का। डिफरेंस लो कितने का? 96 अंकों का। यानी हर एक 12% पर 96 नंबर आते हैं। हर एक 12% पर 96 नंबर आते हैं, तो 1% पर 8 ही नंबर आएंगे। हर एक % पर 8 नंबर आएंगे। 32 अंकों से फेल हो रहा है, यानी कि 4% नंबर कम है। इसे 4% नंबर और दे दो, ये पास हो जाएगा। यानी 40% आपका राइट आंसर है। 40% आपका राइट आंसर है। वोटिंग वाले क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा टाइप है और बहुत सारे क्वेश्चन लिए मैंने इसके, बहुत सारे। एक बार ट्राई करो जरा क्वेश्चन को, देखते हैं आज ये पूरे हो पाएंगे या नहीं। देखती हूं मैं कितने क्वेश्चंस हैं। नो क्वेश्चन है भाई, वोटिंग वाले, ठीक है, तो करो करो भाई करो। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता टोटल कितनी वोटों से चुनाव लड़ा जा रहा है, कितनी से नहीं, मैं 100 मान लेती हूँ।
कि टोटल 100 वोटों से चुनाव लड़ा जा रहा है, ठीक है। 20% वोट अवैध घोषित हो गए। देखो ये जो होगा ना, जो हम मानेंगे इसको हम मान लेते हैं टोटल वोट, टोटल मान लेते हैं। टोटल वोट कितने हैं भाई? 100। 20% वोट क्या हो रहे हैं भाई? अवैध घोषित हो रहे हैं, यानी इनवैलिड। इनवैलिड, इनवैलिड कितने हैं भाई? 20। तो वैलिड कितने हुए? 100 में से अगर 20 इनवैलिड हैं तो वैलिड कितने हुए? 80। समझ आया? जीतने वाला प्रत्याशी, जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है। जो जीतने वाला है ना, देखो 80 अपने आप का 100% होता है, 80 अपने आप का 100% होता है। इसका जीतने वाला एक विनर कैंडिडेट है और एक हारने वाला यानी एक लूजर है। 80 अगर 100% है, 70% जीतने वाला लेता है, तो 30% हारने वाला ही तो लेगा, या नहीं? इतनी बात समझ आई? अगर 70% जीतने वाले ने लिए तो 30% हारने वाले ने लिए होंगे। दोनों में जो जीतने वाला है वो कितने परसेंट से जीत रहा है भाई? 40% से जीत रहा है। कितने परसेंट से जीत रहा है? 40% से जीत रहा है। 40% किसका भाई? वैध मतों का। वैध मतों का 40% कितना हुआ? 32। यानी कि जीतने वाला 32 वोटों से जीत गया। मेरे अकॉर्डिंग 32 से जीता, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9600 से जीता। एक पे वैल्यू कितनी आ गई? डिवाइड कर दोगे इसको 300। सबसे पहला क्वेश्चन कि टोटल वोट कितने हैं? टोटल वोट 100 है। 100 यूनिट की वैल्यू 30,000। उसके बाद पूछा गया वैध वोट कितने हैं? 80। 80 यूनिट की वैल्यू 24,000। 80 यूनिट की वैल्यू 24,000। किसी को दिक्कत है तो बता दो, किसी को भी दिक्कत है तो बता दो। समझ आ गया होगा? रब कर दूं इसको। इसी का सेकंड मेथड और देखो, एक मेथड और है इसी को करने का, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा मेथड है। हम मोस्टली क्वेश्चन उससे सॉल्व कर पाएंगे, ध्यान से सुनना। सेकंड मेथड की बात बता रही हूं। मुझे नहीं पता टोटल वोट कितने हैं कितने नहीं है, मुझे नहीं पता। बस इतना पता है कि 20% डिक्लेयर हो गए कि अवैध है, इनवैलिड है। भाई अगर अवैध 20% है तो 80% वैध होंगे या नहीं होंगे? 80% वैध होंगे, वैलिड होंगे या नहीं होंगे? बताओ, इसमें कोई दिक्कत है तो? क्लियर है यहां तक? टोटल कुछ वोट है, हाँ 80% थे। 80% 4/5 ही तो होता है। 80% 4/5 ही तो होता है। इतनी बात समझ आ गई? जितने वैलिड वोट थे, जीतने वाले ने 70% ले लिया, तो हारने वाले ने 30% लिया होगा। हारने वाले ने 30% लिया होगा। भाई कितनी वोटों से जीत गया? 40% से। 40% कितना होता है? 2/5। अगर ऐसा होता है तो ये 96 वोटों से जीतता है। कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाना है। 5/4 गुना 5/2, कैलकुलेट कर लो, टोटल वोट आ जाएंगे यहां से आपके 30,000। टोटल वोट आ जाएंगे 30,000।
ध्यान से सुनना, मैंने बोला कुछ वोट थे टोटल, मुझे नहीं पता कितने थे कितने नहीं, सीधा सीधा कह दिया 20% वोट अवैध हो गए, तो ठीक है 80% वैध होंगे, 80% वैध होंगे। 80% कितना होता है? 4/5। जितने वैध थे, जितने वैलिड थे, उसका 70% जीतने वाले ने लिया, 30% हारने वाले ने लिया। तो जीतने वाला कितने परसेंट से जीता? 40% से जीता। 40% होता है 2/5, 2/5 बराबर है जीतने वाली वोटों के। कुल मिलाकर वोटें आ गई 30,000। कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 30,000। यहां से आप टोटल वोट निकाल सकते हो। अगर आपको यहां पर सिर्फ ये पूछा होता ना कि टोटल वोट कितने हैं, तो वो बता सकते हो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 करो। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डालते, 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है तथा 5600 वोटों से जीतता है। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो, यानी कि टोटल वोट बताओ कितने हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट आ रहा है, कहीं पर कुछ भी पूछना है, तो वो पूछ ले साथ के साथ। चलो देखो, टोटल वोट 100 है। क्या कह रहा है? 20% मतदाता वोट नहीं डालते, तो ठीक है ये टोटल है। नहीं डालने वाले कितने हैं? 20। तो डालने वाले कितने हैं? 80। समझ आ गई ना इतनी बात? ठीक है, क्या कह रहा है? 12.5% अवैध हो गए, तो ठीक है जिन्होंने वोट डाले वैध कितने होंगे? चलो अवैध देख लेते हैं पहले। अवैध 80 का 12.5% अवैध हो गए, यानी कि 10 वोट अवैध हो गए। तो वैध कितने हुए होंगे भाई? 70। वैध कितने हुए होंगे? 70। इतनी बात तो सबको समझ आती है। कुछ नहीं किया अभी तक मैंने, जो क्वेश्चन में लिखा वो लिख रही हूं एज इट इज। 70 वोट मेरे वैध हो गए। कह रहे जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त होता है, तो ठीक है ये 60% प्राप्त करता है, हारने वाला 40% प्राप्त करता होगा। कितने परसेंट से जीत गया भाई? 20% से जीत गया। 20% किसका? 70 का। 70 का 20% कितना होता है भाई? 14। मेरे अकॉर्डिंग 14 वोटों से जीता, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 5600 वोटों से जीता। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 400। टोटल पूछा है, टोटल 100 है, 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, आंसर आएगा 40,000। दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताओ। कोई समस्या है तो बताओ। कुछ नहीं है किया मैंने, एक एक चीज को लिया और उसको उठाकर रख दिया। सेकंड मेथड देख लो। अब कुछ टोटल वोट हैं, 20% लोगों ने वोट नहीं डाले। अगर 20% ने वोट नहीं डाले तो वोट डाले किसने होंगे? 80% ने। जिन्होंने वोट डाले, जिन्होंने भी वोट डाले, उसी का 12.5% क्या हो गए? अवैध हो गए। तो 12.5% कितना होता है? 1/8। 8 में से 1 अवैध हो गया, तो कितने रह गए भाई? 7/8। समझ आ गई ना इतनी बात? उसके बाद कह रहा है जीतने वाले को ने कितना लिया भाई? 60%। वैध वोटों का 60% एक ने लिया, 40% दूसरे ने लिया। कितनी वोटों से जीता? 20%। 20% कितना होता है? 1/5।
ये बराबर है 5600 वोटों के। यहां से आप टोटल वोटें निकाल सकते हो 40,000, यहां से आप टोटल वोटें निकाल सकते हो 40,000। सेकेंड मेथड रिपीट, ठीक है, सेकेंड मेथड रिपीट कर देते हैं, ध्यान से समझना। मैं कह रही हूं इनवैलिड 10 क्यों है? आरजू 80 का 12.5% निकालना कितना आता है? इनवैलिड तो उन्हीं का होगा ना जिन्होंने वोट डाले, वोट तो सिर्फ 80 ने डाले, और 80 का 12.5% अवैध हो गए यानी इनवैलिड हो गए। 80 का 12.5% निकालो कितना आता है? 10 ही आएगा, इसलिए 80 में से 10 इनवैलिड हो गए, वैलिड 70 है। चलो सेकंड मेथड पे चलते हैं। कुछ टोटल वोटें थी, मुझे नहीं पता कितनी है कितनी नहीं, एक एक पॉइंट को समझना आप। 20% ने वोट नहीं डाले, 20% होता है 1/5। अगर टोटल वोट 5 थे तो इसमें से एक ने वोट नहीं डाले, यानी कि वोट डाले होंगे 4/5, ठीक है। 12.5% 1/8। अगर टोटल वोट 8 थे तो उसमें से एक अवैध हो गया, यानी वैध हुए 7/8, ठीक है। जितने भी वैध थे उसका 60% एक ने लिया तो दूसरे ने 40% लिया होगा। जो जीता वो 20% वोटों से जीत गया। 20% की वैल्यू होती है 1/5, बराबर है 5600 वोट। बस इसे कैलकुलेट ही तो करना अब आपको। 5600 गुना 5 गुना 8/7 गुना 5/4, कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 40,000 आपका आंसर आएगा। समझ आ गई ये चीजें? कोई दिक्कत है यहां तक? क्या किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है? हाँ, आज अभी इतना ही रख रही हूँ, कल क्लास लेंगे। कल बताओ कितने बजे क्लास लगाओगे? सुबह 9 बजे, 10 बजे, या फिर शाम को, या फिर शाम के टाइम में आप क्लास लोगे? ठीक है, जैसा भी होगा आपको टाइम बता दिया जाएगा, जो भी होगा वो बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और जितना करवाया, काफी सारा डेटा हुआ आज, कोशिश करना इस सारे को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने की, ठीक है। और जिन स्टूडेंट ने अभी भी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, प्लीज वो ऐप को इंस्टॉल कर लें। अगर आप ऐप में ऐड होना चाहते हो तो उसका जो भी क्राइटेरिया है वो एक बार इंस्टीट्यूट में कॉल करके पूछ लें, ठीक है। और कोशिश करो, ठीक है। साहिल गुप्ता, कर दिया जाएगा आपको भी ऐड, ठीक है। कोशिश एक ही रखना कि आप ज्यादा से ज्यादा आप ऐप पर लाइव रहो। वो किस लिए रहो उसका मैं आपको रीजन बता देती हूँ। इनकेस कभी आप इंस्टीट्यूट में नहीं आ पाए हो तो आपकी क्लासेस स्किप हो जाती हैं। अगर आप टीचर को भी बोलते हो तो वो तभी आपको करवा पाते हैं जब नेक्स्ट टाइम सिलेबस चलता है ना, यही होता है ना हमारे साथ। तो आप कोशिश सिर्फ इतनी सी रखना कि ऐप के साथ जुड़े रहो, ताकि आपको जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो भी मिल सके। इनकेस आप आज क्लास नहीं लगा पाए हो, रात को फ्री हो, इवनिंग में कभी भी आप फ्री हो, आप उस क्लास को कंटिन्यूटी में लगा पाओ, ठीक है। आपको कहीं पर भी कोई लॉस देखने को ना मिले। और जैसे ही सब कुछ ओपन हो जाएगा, जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल आपके एग्जाम भी डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएंगे। जो प्रॉपर बच्चे एसएससी को प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने पता होगा कि एसएससी का कैलेंडर आ चुका है। ठीक है आकाश जी, जरूर।
बिल्कुल कृष्ण, ये ऐप हमेशा ऐसे ही चलेगा, ठीक है। जो डीलिंग आप लोगों के साथ फर्स्ट डे हुई है वो बिल्कुल फेयर डीलिंग है, उसी डीलिंग के साथ चलेंगे हम, कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना, ठीक है। आप लोगों से जो भी कमिटमेंट है वो वही रहेगा, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करो, जो बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलरिटी में नहीं आ पा रहे हैं लेकिन फिर भी वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनका जो भी ड्यूज है वो कंप्लीट करवाएं और ऐप पर ऐड हो जाएं, ठीक है। बहुत सारे फायदे मिलेंगे आगे आने वाले टाइम में आपको। कोई बात नहीं प्रियांशु, आप ऐप पे कर लो। और हाँ बिल्कुल मिलेंगी कृष्ण, जल्दी आएगा आकाश, वो भी दिन जल्दी आ जाएगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। इट्स ओके प्रियांशु। चलिए तो फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है। सत्या आप भी कर लेना ऐड, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तो फिर आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हाँ जी।